नमस्कार, मेरा नाम माला राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। सबसे पहले आज 28 जून 2023 के मुख्य समाचार। बीजेपी ने शुरू किया मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान। लोकसभा चुनाव 2024 की भाजपा की प्रचार गाड़ी की शुरुआत। उदयपुर के नीट विद्यार्थी ने कोटा हॉस्टल में कमरे में आत्महत्या कर ली। न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी का शीघ्र पता लगाने और निदान के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करने के लिए IISc परियोजना। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67वें स्थान पर, स्वीडन शीर्ष पर। WEF एजेंडा संचालित बहुमुखवादी सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। चिदंबरम ईडी ने नौकरी घोटाले में TMCP के प्रदेश अध्यक्ष सयोनी घोष को तलब किया। चीनी मिल संघ ने नई किस्में विकसित करने, उपज बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। पुरी में भगवान जगन्नाथ का वापसी रथ उत्सव शुरू हो गया है। गोवा में भारी बारिश। IMD ने तटीय राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। चुनावी बिगुल बज चुका। लोकसभा चुनाव 2024 की समझ लीजिए प्रचारों का दौर शुरू हो चुका है। पिछले दिनों बिहार के पटना में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अगुवाई आपने देखा कि विपक्ष की सारी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक के बाद किस तरह से उसकी चर्चा आम हो, इसलिए लालू जी का राहुल जी को शादी करने की सलाह मीडिया के सामने देना हो, या फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का श्री लालू प्रसाद यादव का पैर छूना और साल उड़ाकर सम्मान करना, इन सब से चर्चा तो खूब हुआ और सोशल मीडिया में इसका प्रचार भी खूब हुआ, मगर कोई नतीजा निकला या नहीं हमें नहीं पता। सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने इस बैठक को बेमेल गठबंधन करार दिया। बंगाल के भाजपा नेता श्री मुकुल राय ने कहा कि यह बैठक और गठबंधन बस स्वार्थ के लिए है और भी पक्ष के नेताओं के बयान आए। फिलहाल कल यानी 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। इसका मतलब हम क्या निकालें, क्या पहले करते थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुविधा के लिए मंगलवार को विजयवाड़ा में सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने चुनिंदा पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कार्यक्रम के तहत भाजपा अराकू महासचिव चल्ला रामकृष्ण को भी मोदी से बात करने का मौका मिला, यह कहते हुए कि केंद्र सरकार के गांव के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। श्री कृष्ण ने प्रधानमंत्री से यह बताते हुए कहा कि भाजपा शासन के दौरान हुए विकास को जनता तक पहुंचाने में भाजपा कार्यकर्ता की क्या भूमिका थी। श्री मोदी ने भाजपा नेता को लोगों को नई शिक्षा नीति और कई अन्य कार्यक्रमों के बारे में समझाने का सुझाव दिया, जिससे जिनके गांव का विकास हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीरराजू, AP प्रभारी सुनील देवधर और अन्य उपस्थित थे। पुलिस भी हमें कोई मार्ग नजर नहीं आता, लगता है कि फंस चुके हैं, अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब कोई रास्ता नहीं। फिर एक निराशाजनक विचार मन में आता है, अपने जीवन लीला को समाप्त कर देना का। आमतौर पर अपरिपक्व लड़के लड़कियां इस मार्ग को चुनती हैं। छोटी छोटी बातों पर, जैसे इम्तिहान में पास ना हुई तो आत्महत्या करने की सोच ली। आइए देखते हैं इससे जुड़ा एक मामला। पुलिस ने कहा कि उदयपुर के एक 18 वर्षीय मेडिकल विद्यार्थी ने 27 जून की सुबह कोटा में विज्ञान नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रहे किशोर ने 26 और 27 जून की दरमियान रात को कथित तौर पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि पुलिस ने कहा कि छात्रावास ने कमरे में कथित तौर पर उसके द्वारा लिखा गया कोई नोट बरामद नहीं हुआ है। कोटा में इस साल किसी कोचिंग छात्र द्वारा संदिग्ध आत्महत्या का यह 13वां मामला है। 2022 में कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या के कम से कम 15 मामले दर्ज किए गए हैं। मृतक लड़के की पहचान मेहुल बैशरो 18 रूम में हुई। वह उदयपुर जिले के शनलुम्बर का रहने वाला था, जो पिछले 2 महीने से कोटा में एक कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रहा था। वह विज्ञान नगर इलाके के एक हॉस्टल में रहता था। बैशरो अपने छात्रावास के कमरे में अकेला था, क्योंकि उसका रूममेट उस रात बाहर था। 27 जून की सुबह जब वह देर रात तक कमरे से बाहर नहीं आया तो छात्रावास के अन्य लोगों ने केयर टेकर को सूचित किया, जिसने दरवाजा तोड़ा और लड़के को मृत पाया। 100 को MPS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। विज्ञान नगर पुलिस स्टेशन के संकल्प इंस्पेक्टर CI दिवेश भारद्वाज ने कहा कि उनके परिवार के सदस्य के आने के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ता वर्तमान में एक परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य आमतौर पर देखे जाने वाले न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों के लिए डेटा एकत्र करना और अत्याधुनिक मशीन लर्निंग दृष्टिकोण का उपयोग करके निदान के लिए मॉडल विकसित करना है। परियोजना के प्रमुख लक्ष्य हाइलाइट पार्किंसन रोग जैसी विशिष्ट न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से संबंधित स्मृति ऑडियो विजुअल डेटा का डेटा भंडार विकसित करना, मल्टी मॉडल डेटा के साथ मशीन लर्निंग मॉडल डिजाइन करना जो स्मार्टफोन के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए डेटा का उपयोग करके बीमारी की जांच करने में सक्षम हो सके। बाद में परीक्षणों और निदान के लिए रोगियों और चिकित्सकों के लिए सिफारिश करना, निगरानी उपकरण प्रदान करें। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग में लर्निंग एड एक्सट्रैक्शन ऑफ एकॉस्टिक पैटर्न LEAP लैब ने न्यूरोजेनरेटिव बीमारियों के लिए डेटा एकत्र करने के लिए एस्टर CMI अस्पतालों के साथ इस परियोजना को शुरू किया है। इसमें परियोजना के हिस्से के रूप में आबादी के बीच स्मार्टफोन प्रौद्योगिकियों की व्यापक पहुंच की उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। गैर संचारी रोगों का उच्च बोझ। पिछले 30 वर्षों में भारत में गैर संचारी तंत्रिका संबंधित विकारों का बोझ 2 गुना से अधिक हो गया है, जिसका मुख्य कारण जनसंख्या की बढ़ती उम्र है। फिलहाल देश में होने वाली कुल मौतों के इसका योगदान 10% है। इसके अलावा चिकित्सा साक्ष्य तेजी से जनसंख्या की महामारी विज्ञान संक्रमण के कारण इस आंकड़े में पर्याप्त वृद्धि का संकेत देते हैं। श्री राम गणपति एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लीप लैब ने बताया। ऐसा है कि आजमगढ़ में जो है सो बिजली कट गई, तो बिजली कट गई तो हमारी जो माला जी थी उन्होंने भाई कहा कि सो सर अब देख लीजिए अब हमसे ना हो पाएगा, तो मतलब उनसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आ गए हैं। मेरा नाम शुभेंदु प्रकाश है और आप कौन सा कार्यक्रम है भाई? हाँ, कार्यक्रम का नाम भी मैं भूल जाता हूँ। तो समाचार सार आप देख रहे हैं, जिसमें हम करते हैं जन सरोकार की बात। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और एडिटिंग की वजह से जो है सो क्या कहते हैं उसको, खबरों के मकड़जाल से जो है सो हम कहीं ना कहीं बाहर चले गए। तो बहरहाल खबरों की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि अगली खबर, इसी खबर को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मोहतरमा ने जो है सो आधा अधूरा खबर सुनाया और चली गई। तो चली गई तो हम भाई आ गए हैं मोर्चा संभालने के लिए, तो हमको झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि वो कार्यक्रम के एंड में फिर से आजमगढ़ में योगी जी की कृपा से मुख्यमंत्री
और योगी आदित्यनाथ की कृपा से अगर लाइट अगर वहाँ आती है तो शायद वो कार्यक्रम के एंड में आपको दिखाई दे, अन्यथा हमारे ही थोबड़े से आपको काम चलाना पड़ेगा। बहरहाल चलते हैं हम लोग खबरों की ओर, ज़्यादा वक्त जाया ना किया जाए नहीं तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं खबरों की ओर। वैसे भी हम लेट कर चुके हैं, कार्यक्रम को 9 बजे ही आना था और अभी घड़ी में बज रहे हैं 12, तो ये सुबह तक प्रसारित होगा, तो अखबार आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल खबरों में देखते हैं क्या है। तो खबर में श्री श्रीराम के अनुसार पार्किंसन और डिमेंशिया और एमेट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एमएलएस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों वाले मरीज, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के मरीज, इन सभी बीमारियों की शुरुआत के लगभग 18 महीने बाद ही विश्लेषण या स्कैन के लिए आते हैं। प्रभाव को कम करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है तंत्रिका संबंधी विकारों का शीघ्र निदान है। निदान की दिशा में पहला प्रमुख कदम नैदानिक विश्लेषण है, जिसमें विषय की न्यूरोलॉजिकल स्थिति पहचान करने के लिए MRI स्कैन भी शामिल हो सकता है। वर्तमान सम्मेलन को लेकर 2 प्रमुख चिंताएं हैं। पहला है लागत और दूसरा है नैदानिक विशेषज्ञता के साथ साथ MRI स्कैनिंग उपकरणों तक व्यापक पहुंच का अभाव। ये नुकसान परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे निदान में देरी होती है। श्री श्रीराम ने कहा, उन्होंने कहा कि पार्किंसन रोग जैसे न्यूरोलॉजिकल विकार चेहरे भाव, भाषण, चाल पैटर्न और उंगलियों की गतिविधियों जैसे विभिन्न तौर तरीकों में काफ़ी स्पष्ट हैं, जिन्हें स्मार्टफोन का उपयोग करके आसानी से मापा जा सकता है। स्क्रीनिंग की परत हमारे काम का उद्देश्य आबादी के बीच स्मार्टफोन प्रौद्योगिकी की व्यापक पहुंच का फायदा उठाकर निदान की वर्तमान परंपराओं से पहले स्क्रीनिंग की एक परत लाना है। वर्तमान स्मार्टफोन अच्छी गुणवत्ता वाले माइक्रोफोन और कैमरा उपकरणों से लैस हैं, जो रोगी डेटा की सस्ती और दूरस्थ स्कैनिंग की अनुमति देते हैं। अंतिम उद्देश्य मोबाइल फोन पर व्यापक प्रसार के लिए अत्यधिक लागत प्रभावी उपयोगों में आसान और एज कंप्यूटिंग सक्षम प्लेटफॉर्म में टूल पेश करना है। श्री श्रीराम ने कहा कि IISC को एस्टर CMI के प्रमुख सलाहकार न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DB लोकेश नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञता प्रदान की गई है। अब तक उन्होंने पार्किंसन रोग के लिए लगभग 200 विषयों का नमूना लिया है और डेटा का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में यह डेटा मुख्य रूप से बेंगलुरु शहर और उसके आसपास के मरीजों को एकत्र किया गया है। भारत के प्रदर्शन में सुधार के लिए नवीनीकरण ऊर्जा की बढ़ती तैनाती प्राथमिकता योगदान करता रही है। प्रतीकात्मक विश्व आर्थिक समुदाय मंच ने 28 जून को अपने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर 67वें नंबर पर स्थान पर रखा है। कहा है कि सभी आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति में तेजी लाने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस सूची में स्वीडन शीर्ष पर है और उसके बाद 120 देशों की सूची में शीर्ष 5 में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है। एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित रिपोर्ट जारी करते हुए WEF ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन धीमा हो गया है, लेकिन भारत उन देशों में से है जिन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किया है। WEF ने कहा कि भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के न्याय संगत, सुरक्षित और टिकाऊ आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति में तेजी लाने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। WEF ने कहा कि उदाहरण के लिए निरंतर आर्थिक विकास के बावजूद भारत ने सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच हासिल करने और बिजली की सामर्थ्य को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता और अपने ऊर्जा मिश्रण की कार्बन तीव्रता को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल करना, ठोस ईंधन के स्थान पर खाना पकाने के स्वच्छ विकल्प अपनाना और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में वृद्धि भारत के प्रदर्शन में सुधार में प्राथमिक योगदान करता रहे हैं। भारत हाल के ऊर्जा संकट से भी अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है, जिसका मुख्य कारण बिजली उत्पादन में प्राकृतिक गैस की कम हिस्सेदारी और मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का बढ़ता उपयोग है। WEF ने कहा कि हालांकि देश ऊर्जा व्यापार भागीदारों का एक अच्छी तरह से विविध मिश्रण बनाए रखता है, लेकिन बढ़ती आयात निर्भरता वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता के बीच एक जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि ऊर्जा मिश्रण मुख्य रूप से कार्बन संघन बना हुआ है, जिसमें अंतिम मांग में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी कम है। WEF ने कहा कि सक्षम वातावरण में सुधार, राजनीतिक प्रतिबद्धता, एक
महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडा बुनियादी ढांचे के निवेश और प्रतिस्पर्धी नवीनीकरण ऊर्जा परिदृश्य में प्रेरित हैं। आगे राह पर WEF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में थर्मल पावर प्लांट विस्तार की गति काफ़ी धीमी हो गई है। हालांकि मौजूदा बेड़े की शीघ्र सेवा पूर्ण उपयोग की रणनीति महत्वपूर्ण होगी। निरंतर प्रगति को दो प्रमुख मैक्रो रुझानों द्वारा चुनौती दी जाएगी: मजबूत आर्थिक विकास और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करने की तत्कालिकता। इसमें कहा गया है कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम करने के लिए एक कुशल कार्यबल, नवाचार, सार्वजनिक निजी सहयोग और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास में निवेश आवश्यक है। WEF ने कहा कि भारत के अलावा सिंगापुर एकमात्र अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो कि संतुलित तरीके से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और इक्विटी को आगे बढ़ाकर सच्ची गति दिखा रही है। शीर्ष 10 में फ्रांस एकमात्र G20 देश था जिसमें के बाद जर्मनी 11 पर, अमेरिका 12 पर और यूके 13 पर। WEF ने कहा कि 120 देशों में 113 ने पिछले दशक में प्रगति की है, लेकिन भारत सहित केवल 55 ने अपने स्कोर में 10% से अधिक का सुधार किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता UCCC की जोरदार वकालत करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने कहा कि इसे एजेंडा संचालित बहुसंख्यकवादी सरकार द्वारा लोगों पर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे लोगों के बीच विभाजन बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई और घृणा अपराधों के मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए UCC की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए UCC का इस्तेमाल कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि UCC एक सरल प्रक्रिया है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें कहा गया था कि यह इस समय संभव नहीं है। देश आज शब्दों और कार्यों के कारण विभाजित है। भाजपा लोगों पर थोपा गया UCC केवल विभाजन को बढ़ाएगा। श्री चिदम्बरम ने कहा कि यह कहते हुए कि समान नागरिक संहिता एक आकांक्षा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि इसे एजेंडा संचालित बहुसंख्यकवादी सरकार द्वारा लोगों पर थोपा नहीं जा सकता है। UCC के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मजबूत वकालत का उद्देश्य मुद्रास्फीति, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है। घृणा, अपराध, भेदभाव और राज्यों के अधिकारों को नकारना। लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर कहा। श्री चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सुशासन में विफल होने के कारण भाजपा मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और अगला चुनाव जीतने का प्रयास करने के लिए UCC को तैनात करती है। प्रधानमंत्री ने UCC की वकालत करते हुए एक राष्ट्र को एक परिवार के बराबर बताया है। हालांकि अमृत अर्थ में उनकी तुलना सच लग सकती है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। एक परिवार खून के रिश्तों से एक साथ जुड़ा होता है। एक राष्ट्र को एक संविधान द्वारा एक साथ लाया जा सकता है, जो एक राजनीतिक कानूनी दस्तावेज है। उन्होंने ट्वीट में कहा, यहाँ तक कि एक परिवार में भी विविधता होती है। भारत के संविधान ने भारत के लोगों के बीच विविधता और बहुलता का मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता UCC पर जोर देते हुए पूछा कि व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले दोहरे कानूनों के साथ देश कैसे काम कर सकता है, और विपक्ष पर UCC मुद्दे का इस्तेमाल मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने के लिए करने का आरोप लगाया। समुदाय UCC लंबे समय से भाजपा के 3 प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक रहा है, जिसमें दूसरा मुद्दा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना है, जिसने जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। UCC कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है, जो कि भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, जो धर्म पर आधारित नहीं है और विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है। विधि आयोग ने 14 जून को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से विचार मांगकर UCC पर एक नई परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी। भाई साहब, समान नागरिक संहिता में क्या है कि जो भी आपका जो कानून जो है अभी जो मौजूदा, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर आपको इस्लामिक लॉ है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और एक देश का एक जो कि
क्या कहेंगे उसको, हम लोग को जो विभाजित जो करता है धर्म के आधार पे, जो कानून जो अभी हैं मौजूदा, उनको ख़त्म करता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था भाई इस पे कानून बनाइए, लेकिन पिछले सरकारों ने इस पर कुछ सुना नहीं। बहरहाल कुछ लोग कोई भी कन्फ्यूजन है कि भाई इससे बिहार में शराब चालू हो जाएगा क्या, तो नहीं भैया, ये सिर्फ धर्म आधारित जो कानून है उसको एक देश एक कानून वाला जो थ्योरम जो कुछ लोग देते हैं कि एक देश एक कानून हो जाएगा। पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी देखा, पूर्व पत्रकार या फिर यूट्यूबर लोग कहते हैं, तो उनको अभी जेल में भेज दिया, तो कह रहे होते हैं कि भाई एक देश एक कानून आना चाहिए जिससे कि शराब खुल जाए भाई बिहार में। तो ये सब जो है अज्ञानता है, हम भी अज्ञानी थे तो उसको पढ़े तब समझ में आया कि नहीं ये कानून भाई सिर्फ और सिर्फ उस पर अलग करता है। तो ये मत समझ लीजिएगा यूसीसी से आपका मतलब कि राज्यों को जो है या फिर जो अन्य जो क्षेत्रों के लेवल पे जो कानून जो हम पे और आप पे जो थोप दिए जाते हैं मतलब कि यहाँ से जाइएगा उत्तर प्रदेश तो वहाँ पे शराब जो है सो अमृत हो जाता है, या फिर आपको बंगाल में वेश्यावृत्ति जो है सो वो लीगल हो जाती है सोनागाछी में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं सो इससे ख़त्म नहीं होती हैं, तो इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन अब भाई आजकल मालिक हैं वो बाज़ार के, खाली इनको धर्म दिखाई देता है और सब तो ठीक ही है, और सब तो खैर भाई वो उधर से निजाम चलाएंगे। और वो क्या कहते हैं, वो संविधान का पहला पन्ना जो है कि भाई संघों का एक ढांचा या फिर पता नहीं क्या है, तो वो सब उसमें लिखा हुआ है कि भाई राज्यों को भी अधिकार है कानून बनाने का। तो छीन लिया जाए इस तरह का कानून, क्योंकि ये भाई जो अधिकार है मुख्यमंत्री वो राज्य चलाएं, कानून बनाने का अधिकार देश में मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो संसद को ही होना चाहिए। वहाँ पे राज्यों से भी प्रतिनिधि जाते ही हैं, तो वो वहाँ पे दोनों सदन में जब कोई भी जब बिल पास होता है तभी वो वहाँ पे फिर लागू होता है देश में। तो उसको लागू होना चाहिए कि भाई कोई कह दिया कि यहाँ वेश्यावृत्ति चालू कर देते हैं, कोई कह दिया कि यहाँ शराब बंद कर देते हैं। मतलब कि हम लोग जो हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोगों पे अलग अलग राज्यों में टेस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पलायन के लिए भी जिम्मेदार है कि भाई यहाँ का कानून ठीक नहीं है, चलो उत्तर प्रदेश में चलेंगे, दारू मिलेगा ना। तो ये कहीं ना कहीं खैर ये मजाक की बात है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक तरीके से कि मतलब कि अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग तरह के जो कानून जो बना दिए गए हैं उनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक देश एक कानून कर दीजिए, यूसीसी का मतलब थोड़ा सा और दायरा उसका बढ़ा दीजिए भाई साहब, कि भाई दायरा इतना बढ़ जाना चाहिए कि भाई समान शिक्षा नीति हो सकती है या फिर चलंत शौचालय हो सकता है। तो एक देश एक कानून क्यों नहीं हो सकता है। आप कोई डीएम आ गया, डीएम साहब आए अपना वो लॉ घुसेड़ दिए कि नहीं नहीं यहाँ पे तो अधिकारी लोग नियम बना देते हैं। वो पिछले दिनों हम उस पर लिखे हैं, आएंगे तो उस पर दिखाएंगे आपको। तो वो सब भी वो सारा कुछ भी चलता रहता है यहाँ पे, तो अक्रम बक्रम होते रहता है। बहरहाल अक्रम बक्रम में आप मत फंसिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला खबर क्या है भाई, एक अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ये कलकत्ता सिमर स्कूल भर्ती घोटाले के कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के सिलसिले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद टीएमसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सयोनी घोष को सम्मन जारी किया। उन्होंने कहा कि सुश्री घोष को 30 जून को सुबह 11 बजे अपने शहर कार्यालय में ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के दौरान घोष का नाम कई बार सामने आया है। हमारे पास इस घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी के साथ कई लेन देन में घोष की संलिप्तता के सबूत हैं। हमने उनसे शुक्रवार को कुछ विशिष्ट दस्तावेज लाने के लिए कहा है। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने इसी घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को तलब किया था। बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों को घोटालों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर। भारतीय चीनी मिल संघ ने गन्ने की नई किस्मों को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बेहतर पैदावार और उच्च चीनी रिकवरी देगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य झुंझुनवाला ने बताया कि हिंदू मंगलवार को कहा कि गया कि 5 साल की परियोजनाओं में 25 चीनी मिल शामिल होंगे और उस दिन और उपनोबांधीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त सफल किस्में हर साल किसानों के लिए जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 7.5 करोड़ का वित्तीय परिव्यय शामिल है और यह चीनी मिलों के से इथेनॉल की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अब हमारे पास चीनी और इथेनॉल की घरेलू निर्यात खपत का अच्छा संतुलन है। यदि हम एथेनॉल के लिए क्षमताएं बनाते हैं तो हम इससे कैसे पूरा करते हैं। हम गन्ने की पैदावार
और रिकवरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब औसत उपज 80 टन प्रति हेक्टेयर है और परियोजना का लक्ष्य 100 टन है। रिकवरी के मामले में यह फिलहाल 10.85% और लक्ष्य 11.5% पैदावार बढ़ाने पर किसानों को बेहतर भुगतान मिलेगा। इस परियोजना में किस्मों के वास्तविक लाभ का आकलन करने के लिए बड़ी मिल परीक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि संस्थान की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गन्ना प्रजनन संस्थापन के निदेशक जी.एम. परवा ने कहा कि इस परियोजना में देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चीनी मिलों में विशिष्ट गन्ना कॉलोनों का मूल्यांकन शामिल है। उपज और गुणवत्ता क्षमता के लिए 40 से अधिक बेहतर कॉलोनों का परीक्षण किया जाएगा। एसोसिएशन ने एक अन्य परियोजना के लिए भी संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि सह निर्धारित करेगा कि गन्ना भारी मात्रा में पानी की खपत है या नहीं, इसकी पानी की सटीक आवश्यकता है क्या है। श्री झुंझुनवाला ने कहा कि इससे किसानों को फसल के लिए जल प्रबंधन में मदद मिलेगी। 8वां जय जगन्नाथ के मंत्रोच्चारण और झांझ मंजरों की थाप के बीच भगवान जगन्नाथ की बाहुरा यात्रा का वापसी कार उत्सव 28 जून को तीर्थ नगरी में शुरू हुआ। सहोदर देवताओं भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को गुंडीचा मंदिर से एक औपचारिक धारी पहाड़ी लाइन जुलूस में उनके संबंधित रथों पर ले जाया गया, जो श्री मंदिर में उनके निवास स्थान के लिए भगवान की वापसी यात्रा या बहुधा यात्रा की शुरुआत का प्रतीक। 20 जून को रथ यात्रा के दिन देवताओं को मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया गया। देवता 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में रहे, जिसे त्रिमूर्ति का जन्म स्थान माना जाता है। हालांकि जगन्नाथ मंदिर प्रशासन स्टेट ने पहले ही पहाड़ी का समय दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे के बीच तय किया था, लेकिन भगवान की बारात निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही पूरी हो गई। परंपरा के अनुसार पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव द्वारा तीनों रथों में छेरा पहनारा रथों को साफ कराना अनुष्ठान किया गया था। रथों की खींचना शाम 4 बजे शुरू होने वाला है। इस जीटी के एक अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी अनुष्ठान समय से बहुत पहले किए जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी बहुत पहले किया गया है। देवता बुधवार की रात 12वीं सदी की मंदिर के सिंह द्वार के सामने रथों पर विराजमान रहेंगे और 29 जून को रथों पर औपचारिक सुना वेशा सोने की पोशाक का प्रदर्शन किया जाएगा। लगभग 10 लाख भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने कहा कि भगवान गोसा 30 जून को रथों पर आधार पाना मीठा पे अनुष्ठान किया जाएगा, जबकि 1 जुलाई को नीलाद्री डीजे नामक अनुष्ठान में देवताओं को मुख्य में वापस लिया जाएगा। अब ऐसा है कि भाई साहब, हमको लगता है कि फ़ोन मेरा बज रहा है, तो हमको लगता है कि उन्हीं का फ़ोन होगा। वीडियो लगता है कि आ गया। हेलो, वीडियो आ गया, चलिए ठीक है। ओवर टू यू मालाराज जी। तो मालाराज के साथ आगे खबरें सुनिए। पिछले 24 घंटों में गोवा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने गुरुवार तक तटीय राज्य के कुछ येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। गोवा की राजधानी पणजी में निचले इलाके 18 जून रोड और मलार क्षेत्र सहित कई हिस्से मंगलवार रात लगातार बारिश के कारण जलमग्न हो गए। बुधवार सुबह तक बाढ़ का पानी कम हो गया। पणजी शहर निगम में एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि लगातार बारिश और अवरुद्ध नालियों के कारण बाढ़ आ गई है। निगम अधिकारियों ने जाम पड़ी नालियों को साफ करने के लिए रात भर काम किया। सप्ताह में गोवा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लंबे समय से सूखे का दौर खत्म हो गया है। IMD की वेबसाइट ने अनुसार गुरुवार तक राज्य में कुछ अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। IMD ने तटीय राज्य के लिए गुरुवार तक येलो अलर्ट और आगे ग्रीन अलर्ट जारी किया है। यह मौसम के चेतावनियों के लिए 4 रंग कोड का उपयोग करता है। यह मौसम के चेतावनियों के लिए 4 रंग कोड का उपयोग करता है। हरा, कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं। पीला, देखें और अपडेट करें। नारंगी, तैयार रहें। और लाल, कार्रवाई करें। IMD ने 1 जुलाई तक दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर और उसके आसपास 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भविष्यवाणी की है।
इसने मछुआरों को इस अवधि के दौरान दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट के आसपास समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मंगलवार शाम को जारी IMD के मौसम बुलेटिन के अनुसार गोवा में इस सीजन में अब तक 365.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य औसत 803.3 से काफी कम है। बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में पिछले सप्ताहांत से भारी बारिश हो रही है, जिससे चालू माह में मंगलवार तक मानसून की कमी 70% से घटकर 54% हो गई है। घड़ी का इशारा हो गया है। वैसे तो कुछ राष्ट्रीय खबरें रह गई हैं, जिसको पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला अब यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे अवेयर न्यूज 24 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। अब मुझे यानी माला राज को दे आज्ञा। शुभ रात्रि।